आज हम लोग रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस टॉपिक करेंगे। यह 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, तो स्फेरिकल सरफेस कैसा हुआ? कर्व्ड होगा। तो वक्र पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र हम प्राप्त करेंगे। तो पहले हम जो क्लास 10 में पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं। क्या क्या हम लोग जानते हैं एक गोलीय पृष्ठ के लिए? गोलीय पृष्ठ कहेंगे तो अवतल और उत्तल दोनों। तो मान लिया कि ये उत्तल है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इस लकीर को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। और इसके ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? जनरली ओ से या पी से लिखते हैं इसको, तो इसे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। तो ध्रुव को पी से लिखते हैं, जनरली पी से लिख देते हैं। और जो इसका वक्रता केंद्र होता है, यह जो स्फेरिकल सरफेस है, यह किसी गोले का एक भाग है, जानते होंगे। तो यह जिस गोले का भाग है उसका जो सेंटर होगा, इसको यहाँ बनाते हैं, वहाँ पे इससे उसको ये खराब कर देगा, इधर बनाते हैं। ये कर्व्ड सरफेस है, ये उत्तल या अवतल हो सकता है। ये अभी उत्तल हम लोग लिए हैं। और इसके ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव, पोल, पढ़ा होगा आपने क्लास 10 में। और यह वक्र पृष्ठ है, जिस गोले का भाग है उसका एक सेंटर भी होगा। यह जिस गोले का भाग है, एक्चुअली जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, वो किसी स्फेरिकल सरफेस का भाग होता है। तो जब स्फेरिकल रहता है तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा ना। तो मान लिया यहाँ पे सी है, तो यही जो सी है, यही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और P से C के बीच का जो दूरी होता है वही R कहलाता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और P और C के ठीक बीचों बीच क्या होता है? F होता है। ये पॉइंट है, F पॉइंट है, जिसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यानी P और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहलाता है। ये सब आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में। और यह जो PC से होते हुए एक लकीर पार कर रही है, यह क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष कहते हैं इसे। तो इतनी सारी बातें आप क्लास 10 से जान रहे हैं। अब जो हमारा अभी का टॉपिक है, रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। ये स्फेरिकल सरफेस पहले जान लेंगे क्या है। स्फेरिकल सरफेस अवतल या उत्तल हो सकता है। आपकी परीक्षा में सिर्फ स्फेरिकल सरफेस या वक्र पृष्ठ रहेगा, अवतल या उत्तल ऐसा करके नहीं पूछा गया है आज तक। तो किसी को भी कर लेंगे, अवतल कर लेंगे या उत्तल कर लेंगे, दोनों में सेम रिजल्ट आता है। तो किसी एक को भी कर लेंगे, हम उत्तल लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले स्फेरिकल सरफेस क्या होता है? तो किसी वक्र पृष्ठ, किसी गोले का एक भाग होगा। यहाँ दर्पण नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। इधर ये पूरा माध्यम, ये एक अलग माध्यम है और इसके इधर एक अलग माध्यम है। इस सरफेस के इधर मान लीजिए हवा है, और इस सरफेस के इधर ये पूरा पोर्शन क्या है? दूसरे माध्यम का है। इसका अपवर्तनांक N2 है और इस सरफेस के इधर अपवर्तनांक N1 है। और इस पूरे माध्यम, मान लीजिए ये सघन माध्यम है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, हम सिंप्लिसिटी के लिए कांच मानकर चलते हैं। ये कांच है इधर, और इस सरफेस के इधर हवा है, और इसका अपवर्तनांक N1 है और इसका अपवर्तनांक N2 है। तो हम जानते हैं कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? N1 से ज्यादा होगा, हवा के माध्यम से हवा के अपवर्तनांक से ज्यादा होगा। N2 इज ग्रेटर देन N1। तो यहाँ भी जो हम लोगों ने लिया है, यहाँ भी N2 इज ग्रेटर देन N1 है। ये बातें समझ में आ गई। अब क्या है, इस सरफेस के ठीक सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लिए हैं। क्या लिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। और ये POCI से होकर गुजरा है क्या? एक प्रधान अक्ष। इसे क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। और ये सरफेस, इसके इधर हवा है, इसके इधर ग्लास है।
इसके इधर का अपवर्तनांक n1 है और इसके इधर का अपवर्तनांक n2 है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन करने में हम कुछ कुछ एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम्पशन पे हम लोग चलेंगे। क्या एज्यूम्पशन करना है और क्या न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, नई कार्तीय पद्धति क्या है, साइन कन्वेंशन, इसको पहले जान लेंगे। साइन कन्वेंशन जो है वो कुछ खास बातों को बताती है, उसका हमें पालन करना होगा इसके डेरिवेशन के लिए, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। जो भी दूरी है, सबसे पहला क्या है कि जो भी दूरी है वो कहाँ से मापा जाएगा, पोल से, ध्रुव से मापा जाएगा। क्लियर है, जब हम लिखेंगे इसका अर्थ क्या हुआ ये समझ लेंगे। मान लिया कि हमें ये डिस्टेंस दिखाना है तो ओपी नहीं बोलेंगे, ओपी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पीओ बोलेंगे। क्लियर है, इसका अर्थ यही हुआ कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, यानी ओपी नहीं बोलेंगे, पीओ बोलेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ भी अगर किसी दूरी की बात करेंगे तो इस रेस्पेक्ट में देखेंगे पोल से कितनी दूरी है। अगर ये दूरी लेना है तो दिस माइनस दिस करना होगा, कहीं पर भी अगर ये दूरी हमको लेना है तो डायरेक्ट ये दूरी नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, पोल से दूरी मापेंगे, तो इतना माइनस इतना, पी आई माइनस पी सी करना होगा। ये एक हुआ। दूसरा बात क्या हुआ कि जो इसके तरफ आ रही है, जो किरण आ रही है, इसके तरफ जाने वाली दूरी धनात्मक होगी और इसके विपरीत दिशा में अगर हम दूरी लेते हैं तो वो ऋणात्मक लेना होगा। प्रकाश की दिशा की ओर जब लेते हैं तो वो धनात्मक, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो ऋणात्मक लेंगे। दूसरा क्या है, और इसके आगे तीसरा क्या एजम्पशन है, इसके ऊपर की सभी दूरियां प्लस में होगी और प्रधान अक्ष से अगर नीचे लेते हैं तो वो सभी दूरियां माइनस में होगा। और क्या है कि यह जो अपर्चर है, अपर्चर समझिए द्वारक, क्या कहते हैं इसे, अपर्चर को हिंदी में द्वारक। अपर्चर इसका बहुत छोटा है, यहाँ तो फिगर में मैंने बहुत बड़ा दिखा दिया और वक्रता भी बहुत ज्यादा दिखा दिया। एक्चुअली इतना वक्र नहीं लेना है, वक्रता बहुत ही कम होगा जो कि पता भी ना चले। आप देखे होंगे किसी मोटरसाइकिल में या किसी कार में जो साइड मिरर होता है उसको छू करके आप बता सकते हैं क्या कि वक्र है, उत्तल दर्पण है, नहीं पता चलता है छूने से। उसमें इमेज देखते हैं तो ही पता चलता है कि छोटा इमेज बन रहा है, इसलिए पता चल जाता है कि वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो उसका वक्रता एक्चुअली बहुत कम होता है और उसका जो अपर्चर है द्वारक, ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वही द्वारक कहलाता है। ठीक है, तो अब हम क्या लिए हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ लिए हैं। ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरण एक इधर गुजर रही है, एक इधर गुजरेगी और इसका इमेज बनता है यहाँ आई पे। ओ फॉर ऑब्जेक्ट हमने एक बिंदुवत लिया है, जो ऑब्जेक्ट लेंगे हम बिंदुवत लेंगे और उसका इमेज कहाँ बन रहा है, आई पर बन रहा है। पी इसका पोल हो गया, एन यहाँ से परपेंडिकुलर डाले हैं तो वो एन हो गया, और पी और एन के बीच की जो दूरी होगी बहुत कम होगी, इसको हम आगे चल के देखेंगे, इतनी कम होगी कि उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और ये जो सी है यहाँ की, जैसा मैंने बताया था कि ये जिस खोखले गोले का या किसी गोले का जो भाग है उसका कहीं ना कहीं केंद्र भी तो होगा, तो यह केंद्र क्या है, सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, आर कहलाती है। वस्तु यहाँ पे रखे हैं तो वस्तु का पोल से बीच की दूरी कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा, और प्रतिबिंब का जो दूरी होगा वो पी से कितना दूरी पे होगा, वी डिस्टेंस पे होगा। इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस फिगर को बहुत ही अच्छे से साफ सुथरे से उतारेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो मैंने अलग कलर से दिखाया है ये एक परपेंडिकुलर है इस सरफेस पर। ठीक है, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है और यहाँ से जो प्रकाश किरण निकल रही है ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, वो अल्फा बना रहा है। तो अभिलंब से जो आने वाली किरण होती है, ध्यान देंगे जो मैं कह रहा हूँ, अभिलंब से आपतित किरण जितना कोण बनाता है वही आपतन कोण कहलाता है, आप पढ़े होंगे फिर क्लास 10 में। और यहाँ से अपवर्तन होने के बाद में, चूंकि ये कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित होकर के सघन माध्यम में जाएगी और अभिलंब के निकट आ जाएगी, अभिलंब से नजदीक आ जाती है। तो जब इधर जाती है प्रकाश किरण तो ये जो आर है ये क्या है, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे
एंड परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि इस अभिलंब और जो अपवर्तित किरण है उसके बीच का जो कोण है वो आर है। और ये अल्फा लिया, ये बीटा लिया और ये गामा लिया। इतनी बातें क्लियर हो गई है, तो इसे उतार लेंगे, अच्छे से फिगर बना लेंगे और आगे फिर हम लोग बात करते हैं इसके डेरिवेशन के बारे में। तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमको आई और आर का वैल्यू पता करना है। दो स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप में आई और आर का वैल्यू पता करेंगे और दूसरे स्टेप में स्नेल्स लॉ लगा करके हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो आई और आर का वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल AOC से। ट्राइंगल AOC से, फ्रॉम ट्राइंगल AOC हम क्या लिख सकते हैं AOC से। यहाँ देखेंगे ये एक ट्राइंगल है और इसके एक साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया है, ये C से A तक आई और उसी को एक्सटेंड किया है मैंने। तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, बाहरी कोण, और इसके अंदर का ये दोनों कोण है अल्फा और बीटा, ये दोनों अंतः कोण है। तो क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि बाहरी कोण जो होता है वो सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देख लेंगे। ये मान लीजिए कोई ट्राइंगल है और इसके एक साइड को मैंने बढ़ा दिया है, तो ये एंगल जो होता है वो सम ऑफ दिस एंगल होता है, यानी इसका एंगल 1 2 और इसको 3 लिखें तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 होता है। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा प्रमेय। तो उसी प्रमेय के आधार पे क्या हम लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। ये एक्सटेंडेड है और ये आई है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या क्या है, अल्फा एंड गामा। तो अब हम कितना लिख सकते हैं ट्राइंगल AOC से, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा लिख सकते हैं। अब ट्राइंगल, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ट्राइंगल AOC ले लिया। अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, AOI। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ACI। ACI से क्या लिख सकते हैं अब हम, यहां पे देखिए ये जो गामा है और ये अल्फा आर और बीटा, क्या ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है, तो यहां भी फिर वही बात हो गई, इस साइड को मैंने एक्सटेंड किया तो ये बहिष्कोण और ये अंतः कोण एक्सटीरियर एंगल और ये दोनों इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। तो गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। देन आर इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, आई और आर का वैल्यू पता करना है। तो इसलिए हम आर इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, गामा माइनस बीटा। इसको इधर ले आएंगे, ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ चूंकि आई पहले से निकाला है, यहाँ पे आर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम क्या देखते हैं आगे, क्या लिख सकते हैं आगे के स्टेप में, जो अल्फा है उसको हम क्या लिख सकते हैं। अल्फा, एक चीज आप जानते होंगे, tan 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 0, और साइन 0 डिग्री भी 0 ही होता है। यानी कि tan थीटा के छोटे कोण के लिए उसका वैल्यू क्या हो जाता है, वही हो जाता है जो यहाँ रहता है। ठीक है, साइन भी क्या होता है, छोटे कोण के लिए क्या हो जाता है, tan थीटा का वैल्यू थीटा ही हो जाता है, साइन थीटा का वैल्यू भी थीटा ही हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही कह दिए थे कि छोटा अपर्चर है, तो ये एंगल जो इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है ये एक्चुअली इतना बड़ा बड़ा एंगल नहीं है, ये बहुत छोटा एंगल है। तो अगर हम tan A या tan अल्फा की जगह हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू P/B। तो P क्या है, परपेंडिकुलर AN, तो लिखेंगे AN बाय
बेस NO NO AN बाई NO, ये अल्फा का वैल्यू हो गया। अब हम बीटा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, यहाँ से बीटा का वैल्यू इस ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल से, बीटा इक्वल्स टू दिस AN बाय दिस लेंथ बेस, तो NI लिख सकते हैं। और गामा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसी ट्राइंगल से, इसी राइट एंगल ट्राइंगल से, AN बाय NC। अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू हमने अभी निकाल लिया। अब इन सब को उठा करके हमें इक्वेशन 1 और 2 में रखना है। पहले इतना नोट कर लेंगे, नोट कर लिए हैं, चलिए ठीक। तो अल्फा बीटा और गामा सभी का वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में रखते हैं। अल्फा क्या था इक्वेशन 1, I इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, और अल्फा का वैल्यू क्या था AN बाई NO प्लस गामा, गामा क्या था AN बाई NC। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखेंगे AN बाई NO। जैसा कि हम पहले कहते थे कि N और P बहुत क्लोज है, तो हम N को रिप्लेस करेंगे P से, तो जहां जहां N है वहां हम P लिख देंगे, तो PO प्लस AN बाय PC। PC सिर्फ इस डिस्टेंस को हम रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ AN को AN ही रहने दे रहे हैं। अब आगे क्या लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू क्या था, R इक्वल्स टू था गामा इक्वल्स टू R प्लस बीटा, गामा इक्वल्स टू क्या था R प्लस बीटा, देन R इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा हो जाएगा। तो R इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा, तो गामा का वैल्यू क्या था AN बाय NC, तो NC की जगह हम क्या लिख देंगे PC माइनस बीटा, बीटा का वैल्यू AN बाय NI, तो यहाँ हो जाएगा PI। आप देख लेंगे इक्वेशन 1 और 2 में जो अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू है वो हमने पुट कर दिया है। अब ये हो गया इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। तो I और R का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड किया है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, स्नेल का नियम अप्लाई करेंगे और हम लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो स्नेल के नियम से हम लोग जानते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या लिख सकते हैं, साइन I बाय साइन R इक्वल्स टू N2 बाई N1 होता है, साइन I बाय साइन R इक्वल्स टू N2 बाई N1। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि साइन के छोटे कोण के लिए क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाता है। तो यहाँ भी साइन का वैल्यू जो है बहुत छोटा है, साइन I का वैल्यू एक्चुअली बहुत छोटा है, क्योंकि हम छोटे द्वारक वाले वक्र सरफेस पे विचार कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम साइड में कहीं लिख लेते हैं ताकि याद रहे, AN बाई PO प्लस AN बाई PC, ये किसका वैल्यू है I का वैल्यू है, और R का वैल्यू AN बाई PC माइनस AN बाई PI, इसका इस्तेमाल करना है अभी हमें। तो अब कितना लिख सकते हैं, N1 साइन I को क्या लिख देंगे, I इक्वल्स टू N2 इंटू R। अब N1 का वैल्यू, N1 I का वैल्यू यहाँ रख देंगे AN बाई PO प्लस AN बाई PC इक्वल्स टू N2 AN बाई PC माइनस AN बाई PI। अब यहाँ देखें कि सभी जगह AN है, तो AN कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या
N1/PO प्लस N1/PC इक्वल्स टू N2/PC माइनस N2/PI। देन यहां से अब देखेंगे कि PO क्या है, ये U है, वस्तु दूरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे तो N1/PO को कितना लिखेंगे, -U, क्योंकि इधर जो भी डिस्टेंस होते हैं वो माइनस में होते हैं और ये वक्र पृष्ठ के इधर जो भी डिस्टेंस होंगे वो प्लस में होंगे, तो -U। फिर उसके बाद में N1/PC, PC कितना है, PC, ये डिस्टेंस कितना है, R है, तो इसको R लिखेंगे। और चूंकि वक्र पृष्ठ के इधर है, दाईं तरफ है, तो ये प्लस में होगा, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, इक्वल्स टू N2/PC यानी R माइनस N2/PI। तो PI क्या है, V है, तो ये हो जाएगा V, और V प्लस में ही होगा। क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या करेंगे, इतना नोट कर लेंगे पहले, वीडियो पॉज करके। तो R वाले टर्म को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो N1/-U प्लस N2/V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N2/R, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस N1/R। तो ये कितना हो जाएगा, N2/V माइनस N1/U इक्वल्स टू N2-N1/R, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। यही है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, वक्र पृष्ठ से अपवर्तन के लिए ये सूत्र हो गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि वक्र पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित करें, या फिर यही सूत्र दे देगा, यही फॉर्मूला दे देगा, अब बोलेगा किसको सिद्ध करें। यहाँ N1 N2 क्या है, उनके अपवर्तनांक है, माध्यमों के अपवर्तनांक है, तो इसको नोट कर लेंगे और अच्छे से लर्न कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसको।